हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। जो आज हम करने वाले हैं साइंस का क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 8/22/7/2020 यानी आज की डेट की वर्कशीट है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें समझा रखा है। ये वर्कशीट नंबर 7 से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, तो अगर वो आपने नहीं देखी तो वो जाकर देखना। इन वर्कशीट को सिर्फ क्वेश्चन जो सॉल्व करने के लिए मत करो यार, क्योंकि मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रखे हैं इन वर्कशीट्स में। ठीक है, तो इसलिए वर्कशीट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस की बात करूँ ना, आप 2 मिनट में सारे के सारे क्वेश्चन निपटा दोगे अगर आप ये समझ गए तो। ठीक है जी, तो इस वाले वर्कशीट में एसिड बेस एंड सॉल्ट वही वाला जो वर्कशीट नंबर 7 में एक्सप्लेन कर रखा था वही बता रखा है, और इसमें केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह एक्सप्लेन कर रखी है। ठीक है, तो पहले मैं आपको उस पीडीएफ से समझा देता हूँ। ठीक है, मैंने इसकी पहले से पीडीएफ बना रखी है, आंसर्स की भी, और बहुत अच्छे से जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन कर रखा है, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो यार, ये सारी की सारी वर्कशीट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बता दूं क्लास 11 में अगर आपको साइंस लेनी है और क्लास 10th में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, वो थोड़ा सा टफ आ सकता है क्योंकि सिलेबस में चेंज आया है। ठीक है, तो इसलिए वर्कशीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अच्छे नंबर लाने, 11th में साइंस लेनी है तो 101% करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना, आगे चल कर बड़ी दिक्कत देते हैं। ठीक है, ये आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो जो भी अभी 11th या 12th में है। ठीक है, उनको 10th की बुक दोबारा से पढ़नी पड़ती है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो आपको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस दे रखी है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मेटल को आप एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ये तो हो गई सिंपल। ठीक है, ये हो गया रट्टा कि मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब इसको हम अच्छे से समझेंगे। पहली बात तो यार, मेटल होता क्या है। आपने ना 9th क्लास में और 8th क्लास में मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी देखी होगी कि डक्टाइल और वो सोनोरस वगैरह जो भी आवाज़ वगैरह प्रोड्यूस करते हैं वो मेटल होते हैं। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा का सारा। बट केमिस्ट्री के टर्म में मेटल किसको कहते हैं वो ध्यान से सुनो, मैं आपको बताता हूँ। जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करके आयंस बनाता है उसी को हम कहते हैं मेटल। ठीक है, 9th क्लास में आपने वैलेंसी पढ़ी होगी, मैं उसी के हिसाब से समझाऊंगा, विद एग्जांपल बताऊंगा। प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, तो पहले मैं आपको एग्जांपल के वे से समझाता हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेटल है और कौन सा मेटल नहीं है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। चलो जी, सोडियम की बात करते हैं हम। सोडियम मेटल है या नहीं है वो पता करते हैं। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि 4 शेल होते हैं, KLMN। के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, एम में भी मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, एन में भी मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। ऑल दो ये सही नहीं है कि के में 2 होने चाहिए मैक्सिमम, उस एल में 8 होने चाहिए, एम में 8 होने चाहिए, एन में 8 होने चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है 2n²। ठीक है, 2n² का मतलब होता है 2n। एन आता है कि ये पहला शेल है ना, तो 1 का स्क्वायर, 2 1 का स्क्वायर, तो 2 हो गया। पहले में 2 आ सकते हैं मैक्सिमम। एल में कितने आ सकते हैं, सेकंड शेल है तो 2 ब्रैकेट में एल, एल क्या है 2 है, सेकंड शेल है ना, तो 2 का स्क्वायर, तो यानी ये 8 हो जाएगा। थर्ड में ऐसी इसी फॉर्मूले से 2n² के फॉर्मूले से निकालोगे तो 18 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा। ठीक है, बट मैं आपकी दिमाग की दही नहीं करूंगा, आप इतना याद रखो। ठीक है, इतना याद रखो कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में। आप ये याद रखो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, वो फॉर्मूला वो है, बट अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो बस इतना याद रखो कि आउटर मोस्ट शेल में क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, LMN की बात कर रहा हूँ मैं, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये चीज़ याद रखना। बट जो एक्चुअल होता है वो 2n। जब आप 11 में जाओगे ना तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है जी, ओके। सोडियम को अब इसके LMN में डालते हैं और देखते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी है। ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या किसी से लेगा, इसके बारे में हम देखते हैं। अगर वो किसी को देगा आयंस, यानी जो भी सोडियम है अगर वो किसी को आयंस देता है तो इसका मतलब वो एक मेटल है। अगर वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, आयंस नहीं सॉरी, अगर वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो क्या है, वो मेटल नहीं है। अगर वो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा तो यानी वो मेटल है। ठीक है, अब देखते हैं सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। के में यानी पहले वाले शेल में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 कर दिए। ठीक है, 2 आ गए इसमें। अब एल में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम, 8 आ सकते हैं, तो 8 भी कर दिए, यानी 2 + 8 हो गए 10। ठीक है, तो अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक है, यानी एम वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा या 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। ज़्यादा सही कौन सा रहेगा, ज़्यादा इजी कौन सा रहेगा, 7 लेना ज़्यादा इजी रहेगा किसी से या 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना ज़्यादा इजी रहेगा।
ऑब्वियस सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना ज़्यादा इजी रहेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, ठीक है। और मैंने आपको अभी अभी बताया जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो आपका क्या होता है, मेटल होता है, तो यानी सोडियम एक मेटल है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 1 क्या है, प्लस चार्ज क्यों लगाया मैंने, प्लस चार्ज इसलिए लगाया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज करा है, लूज करने वाला किसी को देने वाला अमीर होता है, तो इसलिए इसमें प्लस आयंस लगाया मैंने, पॉजिटिव चार्ज लगाया, ठीक है। अब एक पॉजिटिव चार्ज लगाया है। अब इसी का हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लो मैग्नीशियम, चेक करते हैं मैग्नीशियम मेटल है या नहीं है। सो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 12 होता है। सो के में आ गए 2, एल में आ गए 8, 2 और 8 10 हो गए, और हमारे जो एम में 2 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। तो अब क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा या 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, ज़्यादा सही कौन सा रहेगा, ऑब्वियस सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। तो देने वाला क्या होता है, मेटल होता है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका था, यानी मैग्नीशियम जो है वो एक मेटल है। अब यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज क्यों आए, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एल्यूमिनियम, वो मेटल है या नहीं है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है, तो 2 8 10 और फिर 3 बचे, ठीक है। आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा 5, यानी हमारे एम वाले शेल को पूरा करने के लिए, यानी ये वाले शेल को पूरा करने के लिए इसको 5 और चाहिए, तो 5 किसी से लेगा या 3 किसी को दे देगा। अगर ये 3 किसी को दे देगा तो ये भी तो फुल हो गए, है ना, तो काम तो इसका चल जाएगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को देना ज़्यादा अच्छा रहेगा या 5 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऑब्वियस सी बात है 3 इलेक्ट्रॉन किसी को देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, 3 पॉजिटिव आयंस आ गए, ठीक है, 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लियर हो गया। तो ये भी एक मेटल है क्योंकि इसने किसी को दिया है। अब ऐसे ही आप ऑक्सीजन का करके देखना, ऑक्सीजन जो है क्या इलेक्ट्रॉन लूज करता है या किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, अगर वो लेता है तो वो मेटल नहीं है। चेक करना कि ऑक्सीजन मेटल है या नहीं है। वैसे तो आपको वैसे ही पता होगा ऑक्सीजन गैस है, वो मेटल हो ही नहीं सकता, बट आप इसको प्रैक्टिकल करके देखना है, जो KLMN वाला तरीका है उसमें लगाकर देखना, क्योंकि आपको पता है जो सोडियम है जो है वो भी एक तरह से, जो पोटाशियम है, पोटाशियम की भी बात करें तो वो भी, उसमें से भी सोनोरस या टन टन की आवाज़ नहीं आती, फिर भी वो एक मेटल है। कैसे मेटल है वो इस वे से करके देखना, ठीक है जी। तो आपको समझ आ गया कि मेटल क्या होते हैं, अब हमें मेटल भी समझ आ गया। अब हम बात करते हैं एसिड की। अब एसिड क्या होता है, जो भी कंपाउंड, ठीक है, जो भी कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन या H+ आयंस प्रोड्यूस करे उसको हम एसिड कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपको पता होगा, तो H आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये क्या है, ये अपना एसिड हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो क्या हो गया, अपना एसिड हो गया, क्लियर हो गया, एसिड का जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे। और आपको पता है मैंने लास्ट पार्ट में बताया था, यानी 7 जो वर्कशीट थी उसमें बताया था कि अगर वो हाइड्रो ऑक्साइड आयंस प्रोड्यूस करे, ठीक है, तो वो क्या है, वो एक बेस है। तो यानी जब हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या होता है, एसिड होता है, और जब हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होते हैं तो वो बेस होता है, क्लियर हो गया। तो हमें मेटल और एसिड समझ आ गया। अब ये सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट सिंपल है कि एक कंपाउंड, ठीक है, जिसके अंदर पॉजिटिव आयंस भी हो और नेगेटिव आयंस भी हो, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस साथ में हो, तो उसी को कहते हैं हम सॉल्ट, ठीक है, जैसे कि ZnSO4। अब इसका मैं आपको पहले मतलब समझा देता हूँ कि ये मैंने कहाँ से लिखा और ये क्या है। जैसे कि ये लिस्ट दिख रही होगी पॉजिटिव आयंस की और नेगेटिव आयंस की, ठीक हो, देखो ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन को छोड़ के, पॉजिटिव आयन चार्ज में हाइड्रोजन को छोड़ के और नेगेटिव में ऑक्साइड को छोड़ के, इनमें से किसी का भी कॉम्बिनेशन आप बनाओगे ना तो वो आपका सॉल्ट ही होगा। एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे लेड सल्फेट, लेड में पॉजिटिव है और सल्फेट में नेगेटिव है, तो ये क्या है, ये आपका सॉल्ट बनेगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट, ये क्या बनेगा, आपका सॉल्ट बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या बनेगा, आपका सॉल्ट बनेगा। अब बच्चे मेरे से पूछेंगे, ऐसे तो आप सोडियम को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी तो फिर आप सॉल्ट बोल सकते हो? नहीं, क्यों नहीं बोल सकते सॉल्ट? क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जिस भी कंपाउंड में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस होते हो वो हमारे एसिड और बेस होते हैं, तो वो सॉल्ट नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आप NaOH लिखते हो यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखते हो तो उसमें हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, तो वो क्या हो गया आपका, वो आपका बेस हो गया, ठीक है जी, क्लियर हो गया, समझ आ गया ना आपको। तो
अब बच्चे बोलेंगे कि सर हाइड्रोजन को आपने यहाँ से छुड़वाया और ऑक्साइड को यहाँ से छुड़वाया। एक एग्जांपल मैं इसका भी दे देता हूँ, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये आपका सॉल्ट नहीं है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉल्ट नहीं है, ऑक्साइड है ये, ठीक है, क्लियर हो गया ये आपको? ओके जी। एंड एक और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको सॉल्ट का, जैसे पोटाशियम सल्फेट, ये भी आपका सॉल्ट है, एक पॉजिटिव, पोटाशियम में पॉजिटिव है और सल्फेट में नेगेटिव है, तो ये आपका पोटाशियम सल्फेट, ये हो गया आपका सॉल्ट। समझ आ गया आपको? सॉल्ट का मतलब होता है जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन हो और साथ ही में उसके अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड आयंस प्रोड्यूस ना होते हो, ठीक है, उसी को कहते हैं हम सॉल्ट, ठीक है। जैसे NaOH हो गया, ये आपका सॉल्ट नहीं है, ये आपका सॉल्ट क्यों नहीं है? इसमें हाइड्रो ऑक्साइड आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। हम बात करें कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, तो इसमें H2SO4 हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन और सल्फेट, तो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? वो आपका सॉल्ट नहीं है, वो एसिड है, क्यों? इसमें हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। जैसे NaCl है, NaCl आप बताओ, NaCl वो क्या है? वो आपका एसिड है, बेस है, सॉल्ट है? वो आपका सॉल्ट है, क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, ठीक है। क्या इन दोनों में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं? अगर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो एसिड है, NaCl नहीं, हाइड्रोजन आयन तो प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो यानी एसिड तो नहीं है। क्या इसमें हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं? NaCl नहीं, इसमें OH भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो यानी ये बेस ही है, 100% बेस है, ठीक है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, पोटाशियम सल्फेट, ठीक है, पोटाशियम सल्फेट की बात करते हैं, K2SO4 K2SO4 की बात करते हैं, ठीक है। ये K2 कैसे आया वो मैं भी बताऊंगा आपको, पहले ये चीज समझ लो। क्या इसमें हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं? नहीं, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो यानी एसिड नहीं है। क्या इसमें हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं? नहीं, हाइड्रोक्साइड आयंस भी प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो यानी बेस भी नहीं है, तो एसिड नहीं है, बेस नहीं है, तो सॉल्ट होगा, ठीक है। क्लियर हो गया सॉल्ट का मतलब क्या होता है? आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो, ठीक है। अब जो मैंने एग्जाम्पल लिखा था जिंक सल्फेट का, तो आप मेरे को बताओ जिंक सल्फेट एसिड है, बेस है या सॉल्ट है? ठीक है, देखो अगर मैं जिंक सल्फेट की बात करूं तो जिंक ये रहा और सल्फेट ये रहा, ठीक है, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का है। सो जिंक सल्फेट के अंदर क्या हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं? नहीं हो रहे, तो ये एसिड तो नहीं है। क्या हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं? नहीं हो रहे, तो ये बेस भी नहीं है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयंस भी प्रोड्यूस नहीं हो रहे, हाइड्रोजन आयंस भी प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो ना एसिड है ना बेस है, तो ये सॉल्ट है। क्लियर हो गया आपको सॉल्ट क्या होता है? सो आपको एसिड, मेटल और सॉल्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है ना आपका इसी से रिलेटेड था, ठीक है। क्या आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है? आयरन को रिएक्ट करवाना है पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, फिर फिर मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, फिर कैल्शियम को रिएक्ट करवाना है HCl से, और ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। जैसे कि Fe क्या है? वो मेटल है। HCl क्या है? वो एसिड है, ठीक है। तो जब आप मेटल को रिएक्ट करवाते हो HCl से यानी एसिड से, तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। तो FeCl, ये 2 कैसे आया ना, ये मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, तो दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे भी, ठीक है। नेमिंग द सिंपल आयोनिक कंपाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी पूरी बुक का, साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ ना दोस्त, तो आप केमिस्ट्री के सारे चैप्टर ये समझ लो बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुए। हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ रह ही जाएगा आपका, अगर आपको वो नेमिंग क्लियर नहीं है तो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर जाकर देखना, ठीक है। ये 2 कैसे आया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ये 2 नहीं आता, फिर आप कंफ्यूज आते हो कि ये 2 क्यों नहीं आया, ठीक है। और यहाँ Fe2 क्यों नहीं आया, Fe2 या Cl2 क्यों नहीं बना, ये 2 कैसे आया वो मैं आपको बताऊंगा उस वाले PDF के अंदर, उस वाली वीडियो के अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं हम Fe की। Fe क्या है? मेटल है, आयरन मेटल होता है, उसको रिएक्ट करवाया तो एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो FeCl, ठीक है, ये बन गया आपका सॉल्ट, क्योंकि ना हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं ना हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। और जब एसिड को और मेटल को रिएक्ट करवाते हो अब तो सॉल्ट बनता है और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होता है। तो मैंने सबसे पहले तो क्या किया, देखो जब मेरे को यहाँ पता चला कि यार मेटल है और मेरे को ये पता चला ये एसिड है, तो मैंने कुछ नहीं किया। मेटल को जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस होती है, तो मैंने हाइड्रोजन गैस लिख दीजिए साइड में, ठीक है। और मैं बता दूं ये बैलेंस नहीं है, आप बैलेंस करके बताना, ये इक्वेशन बैलेंस करके बताना मेरे को। तो मैंने H2 लिख दिया कि गैस तो है ही है 100%। तो बचा क्या? Fe और Cl बचा, तो मैंने FeCl को साथ लिख दिया, ये सॉल्ट हो गया, ठीक है जी। क्लियर हो गया। ये इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करके बताना। ऐसे ही मैंने क्या किया, मैग्नीशियम को HCl के साथ यानी मैग्नीशियम को HCl के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना, ठीक है। कैल्शियम को HCl के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो सॉल्ट बना, कैल्शियम
जो क्लोराइड है वो बना और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई, ठीक है। और ऐसे ही मैंने आयरन को क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, उसमें यह भी दे रखा था कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करवाओ, तो मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करवाया, ठीक है। Fe क्या है, वो पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बनाता है, और जो SO4 है वो आपका नेगेटिव आयन्स बनाता है, जैसे कि उस PDF में लिख ही रखा है आपको, ठीक है। ये देखो, ये पॉजिटिव आयन्स, ये नेगेटिव आयन्स बना रहा है, और Fe जो है वो पॉजिटिव आयन्स बना रहा है, ठीक है। ये देखो आयरन लिखा है ना, पॉजिटिव आयन्स बना रहा है, तो इसलिए ये क्या है, सॉल्ट है। आई होप ये क्लियर हो गया हो। मैग्नीशियम भी H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया और कैल्शियम को भी H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया। एक्चुअल में आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब एक और चीज़ बता दूं, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि जब आप मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है जी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। बट एक एसिड ऐसा है जब आप उसको रिएक्ट करवाते हो ना मेटल के साथ, तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है, वो है नाइट्रिक एसिड। जब भी आप नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करवाते हो ना किसी भी मेटल के साथ, तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता सिवाय मैग्नीशियम और मैग्नीज के। मतलब अगर इन दोनों मेटल के साथ आप एसिड को, नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करवाओगे ना, तभी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। जैसे कि Mg मैग्नीशियम, HNO3 क्या है, ये नाइट्रिक एसिड है। जब आप इन दोनों को रिएक्ट करवाते हो तो ये क्या है, मेटल है, ये क्या है, एसिड। तो मेटल को जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, और आपका ये सॉल्ट है, ठीक है। ये 2 कैसे आया है वो मैंने वही बताया कि नेमिंग ऑफ सिंपल आयोनिक कंपाउंड है, वो वीडियो ज़रूर जाकर देख कर आना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं उसके बाद आपको बैलेंस करके दिखा रखा है मैंने, ठीक है। इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, बट ऊपर जो है वो बैलेंस ज़रूर करना है, ये वाली बैलेंस करके ज़रूर बताना, कमेंट में मैं आपके आंसर का वेट करूँगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। पर मैग्नीशियम के साथ और मैग्नीज के साथ तो रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, यानी अगर आप मैग्नीज को या मैग्नीशियम को आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओ तब तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। बट इसके अलावा आप किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करवा दो, ठीक है, नाइट्रिक एसिड को, वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। और अब बच्चे बोलेंगे इसका सर ये तो बहुत एक्सेप्शन है, तो दोस्त केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, तो आपको एक्सेप्शन केमिस्ट्री में भर भर के मिलेंगे, तो उसी में से एक है। सब मेटल को रिएक्ट करवाते हो जब एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है सिवाय नाइट्रिक एसिड के, ठीक है। नाइट्रिक एसिड को जब आप रिएक्ट करवाते हो एसिड से तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। सिर्फ 2 मेटल के साथ वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, एक तो मैग्नीज और एक मैग्नीशियम, ठीक है। ये देखो इसी की भी मैंने बैलेंस इक्वेशन लिख रखी है, और मैं इसका एक एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। जैसे कॉपर है, ठीक है, कॉपर को जब मैंने रिएक्ट करवाया आपका नाइट्रिक एसिड के साथ, तो उसने सॉल्ट तो दिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी दिया, डाइऑक्साइड भी दिया, वाटर भी प्रोड्यूस किया, बट हाइड्रोजन गैस नहीं बनाई। ये तो वाटर है, H2O तो वाटर होता है, हाइड्रोजन गैस नहीं बनाई। तो समझ आ गया ना कि एक एसिड ऐसा है जिसको अगर आप मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हो तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता, वो है नाइट्रिक एसिड। सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ वो रिएक्ट करने पे क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है जी। क्लियर हो गया आपको, ठीक है जी। अब सिंपल वही है कि जब आप रिएक्ट करवाते हो, और यही इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है जी। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन यू रिएक्ट कॉपर विद द नाइट्रिक ऑक्साइड, तो क्या बनता है, क्या हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। जब आप कॉपर को रिएक्ट करवाते हो नाइट्रिक एसिड से तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती है, एक्सेप्शन केस है, ठीक है जी। क्लियर हो गया आपको। अब हम करते हैं बेस की बात, ठीक है। जब आप बेस को रिएक्ट करवाते हो मेटल से तो क्या होता है, तो देखो जिंक है, ठीक है। जिंक क्या है, एक मेटल है, और NaOH ये क्या है, बेस है। कैसे पता चला बेस है, ये देखो हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो एक बेस है। जब इन दोनों को रिएक्ट करवाया, यानी मेटल को और बेस को जब आप रिएक्ट करवाते हो तो क्या बनता है आपका एलिमेंटेट, ठीक है। अब एलिमेंटेट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो जब जिंक को या जब आप किसी भी मेटल को रिएक्ट करवाते हो बेस के साथ, तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है जी। अब हाइड्रोजन गैस तो आपको समझ आ गया, यहाँ दिक्कत आ रही होगी कि Na2ZNO2 ये क्या है, ध्यान से सुनो। इसको आप मेटल मान लो, जब भी ये बेस है तो बेस का जो फर्स्ट टर्म है इसको आप मेटल मान लो। तो मेटल को Na को जब मैंने रिएक्ट करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब रिएक्ट कराया जिंक के साथ, तो सोडियम जिंकेट बन जाएगा, ATE आ जाएगा, याद रखना ATE आ जाएगा जब भी आप रिएक्ट करवाओगे मेटल और बेस को, ठीक है।
तो सोडियम जिंकेट बना। ऐसे एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपने एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवाया सोडियम ऑक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपका बना Na, यानी ये मेटल एलिमेंट Al और O2, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एल्यूमिनेट बन गया, यानी सोडियम एल्यूमिनेट बन गया, याद रखना है सोडियम एल्यूमिनेट। और ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। पता ही आपको कि जब भी आप किसी भी मेटल को रिएक्ट करवाते हो बेस के साथ, तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है और उसका एलिमेंटेट बना देता है, ठीक है, एलिमेंटेट बना देता है। तो ये क्या बन गया आपका, सोडियम एलिमेंटेट, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। और उसके बाद इसकी आप बैलेंस करके बताना कि इसका बैलेंस इक्वेशन क्या बनेगा, ठीक है। और यही आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी था, ठीक है। देखो सोडियम को या एल्यूमिनियम को जो रिएक्ट करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बना, इसकी केमिकल इक्वेशन लिखो और आप इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसिड को जब आप बेस के साथ रिएक्ट करवाते हो। जब भी आप एसिड को बेस के साथ, यानी आपने एसिड और बेस को मिला दिया, एसिड बेस को रिएक्ट करवाया, तो क्या होता है, जब भी आप एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हो तो वो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। जब भी आप एसिड बेस को रिएक्ट करवाते हो तो क्या होता है, सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और वाटर प्रोड्यूस होता है, इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जो भी रिएक्शन आपको सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करके दे वो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, एक वर्ड लिखा होगा मेटेलिक ऑक्साइड, याद है आपको जब मैंने बोला था कि MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, इनको बेसिक माना जाता है। बेसिक मतलब बेसिक ऑक्साइड माना जाता है, देखो लिखा है ना, बेसिक ऑक्साइड माना जाता है, ठीक है। मेटेलिक ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड माना जाता है, जैसे कि आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है, लेड ऑक्साइड हो गया, जो भी जिसका भी ऑक्साइड आता है ना, तो वो मेटेलिक ऑक्साइड हो गया, वो बेसिक इन नेचर होता है। बेसिक इन नेचर का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब भी आप मेटेलिक ऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हो एसिड के साथ, डिल्यूट एसिड के साथ, तो वो सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो यानी देखो डिल्यूट एसिड तो एसिड है, तो यानी मान लो यहां पर एसिड आ गया और हमारा प्रोडक्ट में सॉल्ट और वाटर बन रहा है, सॉल्ट और वाटर बन रहा है, तो यानी ये जो मेटेलिक ऑक्साइड है, ये ऑब्वियस सी बात है, ये आपका बेस होगा, ठीक है, तभी तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, समझ आया आपको। यानी जब भी आप मेटेलिक ऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हो आपके डिल्यूट एसिड के साथ, तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है, तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है, तो वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तभी बनता है जब एसिड और बेस को रिएक्ट करवाओ। तो ये अगर एसिड है तो दूसरा वाला जो होगा मेटेलिक ऑक्साइड वो बेस ही होगा, क्लियर हो गया आपको। तो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये आपका एक बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है। आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ये बेसिक ऑक्साइड है आपका, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रखा था आपको कि मान लो, इसी से रिलेटेड मैं एक इक्वेशन वगैरह बना देता हूं आपके लिए, कि मान लो कैल्शियम ऑक्साइड है आपका, ठीक है, उसको रिएक्ट करवाया आपने एसिड के साथ, तो क्या हुआ, सॉल्ट बना, यानी कैल्शियम क्लोराइड बना, ठीक है, और वाटर प्रोड्यूस हुआ। कैल्शियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है, और आपका H2O क्या है, ये वाटर है। तो यानी ये जो इक्वेशन है आपकी, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे, ठीक है, यानी इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। क्यों, क्योंकि सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है और ये दोनों एसिड और बेस है, ठीक है। अगर ये एसिड है तो यानी ये जो मेटेलिक ऑक्साइड है इसको हम बेस कहेंगे, बेसिक ऑक्साइड मानेंगे इसे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 4 था आपका वो यही था, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था आपका, क्वेश्चन नंबर 4 यही था कि जो मेटेलिक ऑक्साइड है आप इसको बेस कैसे कह सकते हो, बेसिक इन नेचर कैसे कह सकते हो। क्यों, क्योंकि जब आप इसको रिएक्ट करवाते हो, जब आप इसको रिएक्ट करवाते हो एसिड के साथ, तो ये सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है। और जो भी इक्वेशन, जिस भी इक्वेशन के अंदर, जिससे भी अगर आप किसी भी रिएक्शन में एसिड के साथ किसी को भी रिएक्ट करवाते हो और वो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो दूसरा वाला बेस ही होगा, बेसिक इन नेचर ही होगा, ठीक है, क्लियर हो गया ये आपको, ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन था वो आपका सिंपल है कि आपने देखा होगा कि जो आपकी मदर है वो अचार को और चटनी को मेटेलिक कंटेनर में नहीं रखती। क्यों, क्योंकि ये हमारी पिकल जो अचार होता है वो क्या होता है, वो आपका एसिड होता है, और एसिड को अगर आप मेटल में रखोगे, मेटल कंटेनर में रखोगे, तो वो रिएक्ट कर जाएगा, विच विल बी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, ठीक है जी, ये क्लियर होगा। आई होप ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो आपको समझ आया हो अच्छे से, ठीक है। अगर कोई भी छोटी से छोटी दिक्कत हो ना इस टॉपिक से रिलेटेड, तो यार मेरे से ज़रूर पूछना, ठीक है, क्योंकि ये आपका बेस है, ठीक है। अगर आपको 11th में साइंस लेनी है, 10th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको बेस क्लियर होना ही होना चाहिए। अगर आप चाहते हो इसी टॉपिक में मैं दूसरी वीडियो भी बना दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट टॉपिक को अच्छे से समझना, ठीक है जी। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक को फॉलो करना चाहो तो आप कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना, ठीक है। सो बाय बाय।